नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई में सैफ अली खान के घर के बाहर फॉर्च्यून हाइट्स के बाहर मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे दाहिनी तरफ किस तरह से मुंबई पुलिस ने यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी है, क्योंकि सैफ अली खान की जो वेब सीरीज है तांडव, उसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुंबई के घाटकोपर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर 3 एफआईआर दर्ज हुई है और उसी सिलसिले में जो लखनऊ पुलिस की टीम है 4 सदस्यों वाली, वो मुंबई पहुंची हुई है। वेब सीरीज की जो टीम है उनसे पूछताछ हो सकती है, लेकिन इसी बीच जो वेब सीरीज की टीम है उसको थोड़ी सी राहत बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली है, जहां उन्हें ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल चुकी है। 3 हफ्ते की राहत है और इस 3 हफ्ते में जो टीम है वो उत्तर प्रदेश की कोर्ट में जाकर अपील कर सकती है राहत के लिए। तो 3 हफ्ते का वक्त टीम को दिया गया है ट्रांजिट अग्रिम जमानत के साथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी सुनील सिंह। वेब सीरीज तांडव विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां एफआईआर दर्ज हुआ, वहां की पुलिस 4 सदस्यीय टीम आज सुबह से यहां मुंबई में है। जो वेब सीरीज़ के निर्माता, निर्देशक और कलाकार हैं उनसे पूछताछ करने वाली है। हालांकि वो आज जो प्रक्रिया है कानूनी उसको पूरी करने में लगे रही, यानी कि मुंबई पुलिस से संपर्क करने में लगे रही। पूछताछ जहाँ तक है शायद हो नहीं पाई। लेकिन इसी बीच आज घाटकोपर पुलिस थाने ने राम कदम, जो इतने दिनों से मांग कर रहे थे बीजेपी के विधायक, उनकी मांग पर एफआईआर दर्ज कर लिया। यानी अब एक एफआईआर मुंबई में भी तांडव फिल्म वेब सीरीज के खिलाफ यहाँ पर दर्ज की जा चुकी है। और उसमें जो है बड़ी बात यह है कि जो निर्माता है, निर्देशक है, कंपनी है, इसके अलावा जो अभिनेता हैं, खास करके सैफ अली खान, उनको भी आरोपी बनाया गया है। तो अब इसकी जांच मुंबई पुलिस करेगी। बहरहाल इस बीच जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं और बाकी जो लोग 4 लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश के एफआईआर में जिन्हें आरोपी बनाया गया है, उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से एक ट्रांजिट अग्रिम जमानत ले ली है, क्योंकि उन्होंने दरखास्त की थी कि मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज है, वहाँ के कोर्ट में जाकर अपनी रिलीफ लेनी है, तो वहाँ तक जाने का वक्त देना चाहिए। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें 3 हफ्ते का वक्त दिया है वहाँ जाकर वो अपने लिए रिलीफ ले सकते हैं। यानी जो कुल मिलाकर जो विवाद है तांडव वेब सीरीज़ को लेकर, वो लगातार बढ़ रहा है। जो आरोप लगा है कि उसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, धार्मिक भावनाएँ भड़काने की कोशिश की गई है, साथ ही जाति भेद भी उसमें किया गया है। इस आरोप के तहत हालांकि कंपनी ने खुद होकर माफ़ी मांगी है कि लोगों की भावनाएं आहत हुई उसके लिए, और साथ ही जो भी विवादित सीन है उसको उन्होंने डिलीट करने की, निकालने की भी बात की है। लेकिन इसके बावजूद विवाद थमता नज़र नहीं आ रहा है और लगातार उसके खिलाफ एफआईआर हो रहा है, शिकायतें हो रही, आंदोलन हो रहा है। इस बीच अब चूँकि मामला पुलिस स्टेशन में हो चुका है, दर्ज भी हो चुका है, तो अब जाँच एजेंसियाँ इसकी जाँच करेंगी और फिर देखेंगी कि उसमें किस तरह से क्या क्या मामला बन पाता है और किस तरह से क्या होगा। लेकिन इस बीच ये ज़रूर है कि तांडव वेब सीरीज को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और वो इसके निर्माता, निर्देशक और जो कलाकार हैं वो मुसीबत में फंसे जा रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल से सुनील सिंह, न्यूज़ इंडिया के लिए। खेल में हर खिलाड़ी के पास एक चाल चलने का मौका आता है। अमेरिका में जो बाइडेन का युग शुरू हो चुका है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति के तौर पर अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र का दिन है और वो अमेरिका को एकजुट करेंगे। जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका में हर शख्स की आवाज सुनी जाएगी। अमेरिका विभाजनकारी, धार्मिक भेदभाव, नस्लवाद को खारिज कर अपना एकजुट चेहरा पेश करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका अब पहले से और मजबूत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्वीट कर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सफल कार्यकाल के लिए वो जो बाइडेन को शुभकामनाएं देते हैं। कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। इसके साथ ही वो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बन गई हैं। This is our historic moment of crisis and challenge, and unity is the path forward. And we must meet this moment as the United States of America. If we do that, I guarantee you we will not fail. We have never, ever, ever, ever failed in America when we've acted together. And so today, at this time, in this place, let's start afresh. All of us. Let's begin to listen to one another again. Hear one another. See one another. Show respect to one another. Politics doesn't have to be a raging fire.
destroying everything in its path. Every disagreement doesn't have to be a cause for total war. And we must reject the culture in which facts themselves are manipulated and even manufactured. किसान नेता और सरकार के बीच 10वें दौर की जो बैठक हुई, उसमें बैठक में सरकार कृषि कानूनों को तय समय तक के लिए टालने को तैयार हो गई है, लेकिन शर्त यह है कि किसान नेता कृषि कानूनों पर विचार के लिए कमेटी बनाने को राजी हो जाएं। अब जो 11वें दौर की बैठक है वो 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में 10वीं बैठक भी जैसे पिछली बैठकों का दोहराव लगती रही। हालांकि गुरु पर्व का वास्ता देते हुए सरकार ने किसानों के सामने नया प्रस्ताव रखा। सरकार तीनों कानूनों पर एक तय समय के लिए अमल टालने को तैयार है, लेकिन तभी जब किसान कानूनों पर विचार करने के लिए कमेटी बनाने को राजी हों। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर भी बात करने को तैयार है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लिखकर दे सकती है। सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। उधर किसान संगठन इस बात से नाराज हैं कि उनके नेताओं को एनआईए का नोटिस भेजा जा रहा है। ये मसला भी बैठक में उठा और सरकार ने कहा कि वो ये नोटिस वापस लेने पर विचार कर सकती है। जो एनआईए के नोट्स हुए उस पर भी हमने सख्त राज किया। उन्होंने कहा कि आप हमें उन लोगों की लिस्ट दीजिए जिनको आपने लगता है कि नोट्स न्यायी निकालेंगे, हम वो नोट्स वापस लेने के लिए सोचेंगे। मगर सरकार का प्रस्ताव किसानों को अब भी मंजूर नहीं है। इस पर गुरुवार को बैठक के बाद अंतिम फैसला लिया जाएगा। स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। हम पहली मांग है जो तीनों कानूनों को रिपील कराने की, एमएसपी का लीगल राइट किसान को दिलाने के लिए, वही मांग पर हम कायम है। विस्तार से इस पर समीक्षा करेगा और फिर अगली बैठक में आप अपना रणनीति लेकर आएंगे। हाँ, कल की मीटिंग में इस पर भी चर्चा होगी और हमारी अगली रणनीति क्या होगी। अब सवाल है कि क्या 22 जनवरी को होने वाली 11वीं दौर की बैठक अंतिम होगी। पिछले करीब 3 महीने से जारी सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत के दौरान पहली बार भारत सरकार ने तीनों नए कृषि कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव औपचारिक तौर पर किसान संगठनों के सामने रखा है। अगर इस पर बात आगे बढ़ती है तो इससे सरकार का सिरदर्द भी टलेगा और किसान संगठनों का अंदेशा भी। विज्ञान भवन से एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारों के साथ सरकारी बस अड्डे पर बना एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स को ढहा दिया। बजरंग दल का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये मंदिर के करीब बना था। कुछ यूं हमला कर रहे थे मानो टॉयलेट का वध कर रहे हैं। इसमें भी ये भगवान का नाम लेते रहे। हथौड़े के हर वार के साथ जय श्री राम का उद्घोष करते रहे। इनके हाथों में हथौड़े और लोहे के सरिया थी। शौचालय पे हमले के लिए काफी तैयारी से आए थे। 2 दिन पहले हमारे जो हिंदू योद्धा थे वो आए थे, उन्होंने 2 दिन 48 घंटे का अल्टीमेट दिया था, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम लोगों ने खुद ही डिसाइड किया कि हम इसे धराशायी अपने आप करेंगे। अब महिला शौचालय के साथ इनका सलूक देखिए। ये एक बंद शौचालय है, इसके अंदर की गंदगी सीवर में जाती है। ये सरकारी जमीन पे बना है, इसका किसी मंदिर से क्या लेना देना है। इस तरह दिव्यांग लोगों का शौचालय भी तोड़ डाला। वो तोड़ रहे थे तो इनको कहीं और बनाते। इतनी पब्लिक है, पब्लिक तो कहीं जाएगी ही अपने उसके लिए। ये बताओ अब पब्लिक कहाँ नहीं जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी। वैसे भी खुले में ही जा रही है, वो अंदर गंद जा रही थी बंदे में, तो वो दिक्कत हो रही थी। सहारनपुर बस अड्डे से सैकड़ों बसें रोज आती जाती हैं। इनसे दसियों हजार लोग रोज सफर करते हैं। उनकी सुविधा के लिए करीब 40 साल पुराना शौचालय आधुनिक ढंग से बनाया गया था। मंदिर के पुजारी भी शौचालय तोड़ने से नाराज हैं। वो कहते हैं कि शौचालय मंदिर से सटा नहीं था। जो टॉयलेट की दूरी कितनी होगी, मंदिर से सटा हुआ है क्या? नाला है बगल में 2 फुट का, 2 फुट का 1 फुट का नाला है बीच में। मंदिर से सटा हुआ नहीं है। हाँ, दीवार नहीं सटा था, मतलब नाला था बीच में। पुलिस का कहना है कि तोड़फोड़ करने वालों पे कार्रवाई होगी। एक टॉयलेट बना हुआ था, महिला और पुरुष टॉयलेट, उसको जो है तोड़ करके गिराया है। इसकी सूचना मिली है, इसका वीडियो भी सामने आया है।
इसमें जो परिवहन निगम विभाग के जो कर्मचारी अधिकारी की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जाएगी। एक सरकारी बस अड्डे पे बने हुए टॉयलेट को ध्वस्त कर दिया गया, ये एक अलग बात है, लेकिन टॉयलेट तोड़ते हुए भगवान राम के नारे लगाना और एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम का घोष करने का क्या अर्थ है? क्या यह भगवान के नाम का अपमान नहीं है? क्या सरकारी संपत्ति को इन नुकसान पहुंचाने वालों से भी वसूली की जाएगी? सहारनपुर में अशोक और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। कोलकाता में कल तृणमूल कांग्रेस की पद यात्रा रैली हुई थी, जिसमें वो नारे लगे थे जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। गोली मारो जैसे हिंसक नारे से पार्टी असमंजस में है, नेता निंदा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। पर जब ऐसी रैली बीजेपी की हुई थी तो 4 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। पुराने नारे देश का गद्दार बदलकर बंगाल का गद्दार कर दिया गया, लेकिन मंगलवार को तृणमूल समर्थकों की दक्षिण कोलकाता की पदयात्रा में लगा ये नारा भी उसी नारे जितना भद्दा था जो बीजेपी वाले लगा चुके हैं। इससे तृणमूल के नेता भी बगले झांकने लगे। This type of slogan is unwanted, unwarranted and uncalled for so far the Trinamool Congress is concerned, and instructions has already been issued by the party alerting and alarming each and every party worker not to repeat this slogan. And this type of slogan, we do not, our party does not approve such slogan, such culture. This is the culture of BJP. देश के गद्दारों को आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। पिछले साल जनवरी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ यही नारे लगवाए थे। फिर 2 मार्च को कोलकाता में बीजेपी समर्थकों ने अमित शाह की रैली में जाते हुए ये नारा लगाया था। कम से कम 4 समर्थकों को गिरफ्तार किया गया। क्या तृणमूल समर्थकों को भी वही सजा मिलेगी? तृणमूल का कहना है कि ये सवाल ही काल्पनिक है। So provocative, so attacking, so uncivilized, and the entire ruling party and the administration is keeping mum. They're allowing it. সংস্কৃতি কৃষ্টিকে মোটেই শোভন নয় যারা করছেন। আমি ঈশ্বরের থেকে প্রার্থনা করি তাদের শুভবুদ্ধি হোক এবং তারা এই ধরনের যে প্ররোচনামূলক কথা বলছে তার থেকে সরে যাবে। मंगलवार की तृणमूल की पदयात्रा एक दिन पहले निकले बीजेपी के रोड शो का जवाब थी। तब दोनों समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। तो मंगलवार को दोनों में जबानी जंग छिड़ी। ये संकेत है कि आने वाले चुनावों में शांति कायम रखना आसान नहीं होने वाला। कोलकाता में जीडी शंकर के साथ मौनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और टीकाकरण को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि इस टीकाकरण अभियान को किस तरह से वो कामयाब बनाए। अब सरकार की कोशिश है कि किस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों में जो हिचक है टीकाकरण को लेकर उसे दूर किया जाए। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। बहुत सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं 80%, बट 20% ये है कि हाउ इट इज वर्क आफ्टर द कोविड वैक्सीन। अगर सरकार इस कॉन्सेप्ट के फॉर्मेट को जस्ट उलट दे कि सरकार गारंटी देती है कि ये वैक्सीन सेफ हैं, तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। मैं अब यही समझ रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट हमें देना है कि मैं लगवाने को तैयार हूँ, लेकिन सरकार हमें ओरल एश्योरेंस देती है कि ये सेफ है। ही इज नॉट टेकिंग गारंटी कि यस आई विल टेक केयर ऑफ यू। तो हो सकता है कि शायद इसलिए लोग हिचक रहे हैं। दिल्ली सरकार के अस्पताल और वैक्सीनेशन सेंटर दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में स्वास्थ्य कर्मियों के मन में वैक्सीन को लेकर ये सवाल हैं, जिनका समाधान करने के लिए काउंसलिंग सेशन आयोजित किया गया। सवालों के जवाब देने के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों को ये समझाने की कोशिश की गई कि वैक्सीन सुरक्षित है, लगवा लें, क्योंकि आज आपको अधिकार के तौर पर सबसे पहले दी गई है, लेकिन बाद में शायद मिलना मुश्किल हो जाए।
Today, government is saying this is the healthcare workers' right to get the vaccine. After a month, I'm saying it is going to be so successful that we will not be able to get vaccine because other people will be there in line, and your turn is now, and after that you will be facing difficulties getting the vaccination now. काउंसलिंग के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों को ये जानकारी भी दी गई कि जिन स्वास्थ्य कर्मियों का कोविन ऐप में रजिस्ट्रेशन हो चुका है वो किसी भी दिन टीका लगवाने आ सकते हैं। अभी तक ये था कि वो ऐप के द्वारा मैसेज देकर उनको अवगत कराया जाता था कि आज आपका दिन है और ये इस वक्त आपको आना है वैक्सीन लगाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे 2-3 दिन में समझ आया कि वैक्सीनेशन के लिए लोग कम आ रहे हैं आगे, तो ये इसको अमेंड किया गया और जो लोग रजिस्टर्ड हैं वो किसी भी दिन आके वैक्सीन अब लगवा सकते हैं। संवाद से समाधान होता दिखा, स्वास्थ्य कर्मियों की शंका दूर होती दिखी। मन में जो डर था वैक्सीन के प्रति वो कुछ कम हुआ है? हाँ जी, डर तो बिल्कुल नहीं है, बस थोड़े डाउट थे जो सर ने क्लियर कर दिया और अच्छे से मॉडिफाई कर दिया, तो उसके बाद ये है कि अब कोई टेंशन नहीं है लगवाने से पहले। अब आपने मन बना लिया वैक्सीन लगवाएंगे? जी बिल्कुल लगवाएंगे। थोड़ा सा था कि उसका इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या होता है इसके रिगार्डिंग, लेकिन अब अभी अभी क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया। दिल्ली में मंगलवार तक हुए टीकाकरण में अभी तक 49% स्वास्थ्य कर्मियों ने ही टीके लगवाए हैं और बाकी देश में कहीं भी लक्ष्य प्राप्त होते नहीं दिखता। सरकार की चिंता ये तो है ही कि अगर स्वास्थ्य कर्मी ही वैक्सीन के प्रति हिचक दिखाएंगे तो बाकी आम लोगों में क्या संदेश जाएगा। साथ में बात यह भी है कि वैक्सीनेशन का काम जितना धीमा चलेगा उतना ही लंबे समय तक चलता रहेगा और उतना ही ज्यादा समय हमें लगेगा कोरोना के ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ने में। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कोविड के आंकड़े जैसे जैसे कम हो रहे हैं, दिलचस्प स्टडीज सामने आ रही है। CSIR IGIB की सेरो सर्वे रिपोर्ट में पता चला है कि ब्लड ग्रुप O पर कोविड का प्रभाव कम दिखा, वहीं B और AB पर ज्यादा नजर आया। ऐसी और भी कई अहम जानकारियां हैं, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के फैलने के तरीके, प्रभाव और इसके असर पर दुनिया भर में शोध जारी है। भारत में भी दिलचस्प स्टडी सामने आई है। ये है भारत सरकार की द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR IGIB की स्टडी रिपोर्ट। CSIR ने अपने 40 लैब के 10,427 कर्मचारियों पर सीरो सर्वे किया, जिनमें से 1,058 यानी कि 10% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी मिली, यानी इनके बिना पता चले ये संक्रमित हुए और इनके अंदर एंटीबॉडी पाई गई। इनमें से 346 लोगों में 3 महीने तक एंटीबॉडी ज्यादा और स्थिर दिखी। वहीं 35 व्यक्तियों की 6 महीने में दोबारा नमूने लिए जाने पर एंटीबॉडी के स्तर में 3 महीने की तुलना में थोड़ी गिरावट दिखी। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि O ब्लड ग्रुप वाले लोग संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील हो सकते हैं, जबकि B और AB रक्त समूह वाले लोग अधिक जोखिम में हो सकते हैं। पूरे देश में फैले हुए हमारे सेंटर्स में 10,000 से ज्यादा लोगों के टेस्ट करके हमने पाया कि लगभग 10% लोगों में एंटीबॉडीज आ चुकी हैं। ये एक तरह से भारत के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये दिखाता है कि सितंबर में 10 करोड़, आज शायद 20 या 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज होंगी, और हमारे टेस्ट्स में हमने 3 महीने और 6 महीने पे देखा कि एंटीबॉडीज स्टेबल हैं। और अब आप जानते ही हैं कि सरकार वैक्सीनेशन बढ़ाती जा रही है, तो धीरे धीरे इतने लोग हमारे समाज में इकट्ठे हो जाएंगे जिनको कोरोना से इन्फेक्शन होना मुश्किल है। हमने देखा कि कुछ ब्लड ग्रुप जैसे कि A और O, ऐसे लोगों में हमने एंटीबॉडीज कम पाई। एंटीबॉडीज न पाने का मतलब 2-3 हो सकते हैं। एक की इन्फेक्शन नहीं हुआ, दूसरा इन्फेक्शन हुआ लेकिन एंटीबॉडीज नहीं बनी, और तीसरा की एंटीबॉडीज बनी लेकिन चली गई। स्टडी में शाकाहारी होने के साथ साथ धूम्रपान करने वाले लोगों में संक्रमण कम दिखा, पर वैज्ञानिक इसके अलग कारण बताते हैं, जैसे धूम्रपान के कारण एंटीबॉडी जल्द खत्म हो जाना या एंटीबॉडी नहीं बन पाना, फ्रंट लाइन ड्यूटी वाले लोगों में ज्यादा प्रभाव जैसी बातें स्टडी में हाईलाइट हुई हैं। हमने देखा कि जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, जो लोग फ्रंट एंड ऑक्यूपेशन पे हैं, सिक्योरिटी में, उनमें एंटीबॉडी होने के चांस ज्यादा होते हैं। हमने ये भी पाया कि जो लोग शाकाहारी हैं या धूम्रपान कर रहे हैं उनमें एंटीबॉडीज कम मिली। इसका मतलब क्या है ये तो सिर्फ शोध ही बता पाएगा। धूम्रपान से कोविड रिकवरी में बाधाएं आई हैं। एक्सपर्ट्स ये याद दिलाते हुए सीरो सर्वे के इस बिंदु को तथ्यहीन बताते हैं।
इसका निष्कर्ष करना कि स्मोकर्स में और वेजिटेरियंस में सीरो सर्वे के आधार पर कि इनमें इन्फेक्शन कम होता है, शायद पूरी तरह से हमको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा है। स्मोकिंग से लंग खराब होते हैं और खासकर कोविड-19 सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है प्रॉब्लम्स लंग्स में। तो जो पेशेंट जिनको स्मोकर होते हैं, और हमने खुद देखा है, हमारे कुछ कलीग्स भी जो स्मोकर थे जिनको कोविड हुआ, उनकी रिकवरी बहुत लेट हुई। इस तरह की रिसर्च विदेशों में पहले ही हो चुकी है, लेकिन भारत की स्टडी पर नई सिरे से चर्चा जारी है। ऐसे और भी कई शोध हो रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लकड़ी की बुलेट। और केरल के मल्लापुरम में एक शख्स ने सागौन की लकड़ी से खूबसूरत बुलेट बनाई है। इसके डिजाइन को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह बुलेट कितनी मेहनत से बनाई गई होगी। पहिए, हैंडल, इंजन और छोटी से छोटी चीज बहुत ही बारीकी से बनाई गई है। सागौन की लकड़ी से बनाई गई इस खूबसूरत बुलेट को देखकर हर कोई इसे चलाना चाहेगा। और अब आइए आपको दिखाते हैं श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाशोत्सव की रौनक। आज श्री गुरु गोबिंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर स्वर्ण मंदिर जगमगाता दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे जाकर इस पावन पर्व पर प्रार्थना की और दिए मोमबत्तियां जलाईं। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते सैफ अली खान के घर के बाहर किस तरह से पुलिस तैनात है, ये तस्वीर एक बार आपको दिखा देती हूँ। पुलिस वैन के अंदर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। 24 घंटे ये पहरेदारी यहाँ पर चलती रहेगी, क्योंकि तांडव जो वेब सीरीज है सैफ अली खान की, उसके खिलाफ शिकायतें तो दर्ज हो ही रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी लगातार होते नजर आ रहे हैं। तो सिटी सेंटर शो में इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।